तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। तो करता हूँ मस्त मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन ढंग से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूँ आपका कर्तव्य इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वो कक्षा 11वीं की रसायन विज्ञान की क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम रसायन विज्ञान या मतलब केमिस्ट्री का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर में हम रसायन विज्ञान का बेसिक समझते हुए चलेंगे। एक ही वीडियो के अंदर हमारी पूरी क्लास आज की पूरा चैप्टर होने वाला है। तो इस चैप्टर को आप आराम से समझिए। आपने अभी तक पढ़ा होगा, पढ़ भी लिया होगा। तो जहाँ पे आपको दिक्कत आएगी आप उसको समझते चलिए और आप कमेंट करके भी बताइए कि आपको क्या दिक्कत हो रही है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला चैप्टर, रासायनिक विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा आगे से, तो उसके लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा रसायन विज्ञान के बारे में बता देता हूँ। तो रसायन विज्ञान शब्द की अगर बात करते हैं तो जो रसायन विज्ञान है जी, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान जो शब्द आया था, मतलब मैं बोलता हूँ यहाँ पे केमिस्ट्री से। तो केमिस्ट्री जो शब्द दिया गया था, ये शब्द दिया था जी किसने? तो शब्द देने वाले या फादर ऑफ केमिस्ट्री थे एंटोनी लेवोजियर। रसायन विज्ञान या केमिस्ट्री शब्द किसने दिया था? तो एंटोनी लेवोजियर साहब ने इसका नाम दिया था। एंटोनी लेवोजियर की अगर हम बात करते हैं, या रसायन विज्ञान की हम बात करते हैं, तो यह शब्द आया था मिस्र देश से। कहाँ से? तो देश का नाम है जी मिस्र। ठीक है जी। मिस्र देश से शब्द आया केमिस्ट्री। शब्द बना किससे था? तो मिस्र देश का एक शब्द था जिसे बोलते हैं कीमिया। क्या बोलते हैं जी? कीमिया। कीमिया शब्द से केमिस्ट्री की उत्पत्ति हुई। और यदि हम कीमिया के अर्थ की बात करते हैं, तो कीमिया शब्द का जो अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जी काला रंग। क्या होता है? काला रंग, या इसको हम बोल देते हैं रहस्य। ठीक है जी। तो रसायन विज्ञान की शुरुआत की है, रसायन विज्ञान के फादर ऑफ केमिस्ट्री में बोल सकता हूँ। फादर, रसायन विज्ञान के फादर मतलब पिताजी या जनक बोल सकते। तो एंटोनी एंटोनी लेवाजियर ने मिस्र में कीमिया से केमिस्ट्री का निर्माण किया। मतलब केमिस्ट्री शब्द दिया, कीमिया होता है, इस कीमिया का अर्थ होता है जी काला रंग या रहस्य। इतनी चीजें आपने केमिस्ट्री के बारे में जाने। अब बात करते हैं कि केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते क्या चीज है, हमें क्या चीजें केमिस्ट्री के अंदर पढ़नी होती है। तो देखिए, केमिस्ट्री के अंदर बेसिक से हम वो चीजें पढ़ते हैं जो बेसिकली बनाई जाती हैं। मान लीजिए आपने कोई टेबल बनाई, ठीक है जी। आपने कोई अपना पेज फाड़ दिया और उस पेज फाड़ को आप जोड़ने लग गए। तो जब आप जोड़ रहे हैं तो वहां पे उपयोग कर रहे हैं आप केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आप कोई भी चीज, कोई भी वस्तु को आप बनाने का काम करते हैं। कोई भी वस्तु के आप निर्माण की बात करते हैं, और जब भी किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है तो वो केमिस्ट्री कहलाता है। कोई भी चीज को हम बदल के कोई नया पदार्थ बनाते हैं, वो केमिस्ट्री कहलाता है। यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं हमारे चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर में आप आ जाइए। तो हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर का, हमारा टॉपिक नंबर 1, मैटर यानी पदार्थ से। ठीक है जी। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे पदार्थ की। पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या है? तो बात करूं, वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनका कुछ द्रव्यमान होता है। जो स्थान घेरती हैं और जिनका कुछ द्रव्यमान मतलब वजन होता है, वो आपका पदार्थ कहलाता है। जैसे मेरे हाथ में ये पेन है, अगर मैं इस पेन का वजन करने जाऊं तो कुछ ना कुछ मुझे इसका वजन मिलेगा। अगर मैं इसको कहीं जमीन पर रख दूं, मान लीजिए मैंने हाथ पे रखा, तो इसने जो एरिया कवर किया, जो एरिया घेरा, तो वो कहलाता है आपका पदार्थ। जो कुछ भी वजन घेरे, कुछ उसका एरिया हो, या मतलब ये है कि थोड़ा बहुत उसमें वजन होना चाहिए और कुछ ना कुछ वो एरिया घेरता हो, तो वो सब आपका पदार्थ होता है। जैसे आप कहोगे सर हवा क्या है, तो हवा भी आपका एक पदार्थ है। ठीक है जी। पदार्थ के वर्गीकरण की यदि हम बात करते हैं, तो पदार्थ दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है हमारा भौतिक पदार्थ और दूसरा कहलाता है हमारा रासायनिक पदार्थ। भौतिक पदार्थ तीन प्रकार से होता है।
ठोस, द्रव और गैस। और रासायनिक पदार्थ की यदि हम बात करते हैं तो रासायनिक पदार्थ हमारा दो प्रकार से होता है। एक कहलाता है आपका शुद्ध पदार्थ और दूसरा कहलाता है आपका अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ का आप मतलब समझ रहे होंगे कि जो प्योर होगा वो शुद्ध होगा और जिसमें मिलावट होगी वो अशुद्ध होगा। शुद्ध पदार्थ आपके दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं तत्व और दूसरे को हम कहते हैं यौगिक। और अशुद्ध पदार्थ आपका एक कहलाता है जो आपका मिश्रण होता है। यहाँ तक बातें क्लियर आपकी? यहाँ तक का क्लियर हो गया? यौगिक की यदि हम बात करें तो यौगिक हमारा दो प्रकार का होता है। एक को कहते हैं हम कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा हमारा कहलाता है अकार्बनिक यौगिक। यौगिक आपके दो प्रकार के हो गए, एक आपका कार्बनिक यौगिक और दूसरा हो गया आपका अकार्बनिक यौगिक। बात करते हैं हम मिश्रण की, तो मिश्रण आपका दो प्रकार का होता है। एक कहलाता है आपका समांगी मिश्रण और दूसरा कहलाता है आपका विसमांगी मिश्रण। क्या जी? तो एक समांगी होता है और एक विसमांगी होता है। ये है आपके पूरे पदार्थ का वर्गीकरण। देखिए पदार्थ दो प्रकार का, एक भौतिक और रासायनिक। भौतिक पदार्थ के तीन प्रकार के होते हैं, एक ठोस अवस्था में, एक द्रव अवस्था में और एक गैस अवस्था में। इसी को हम बोलते हैं कि अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। ये तीनों होते हैं, अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार तीन होते हैं। ठीक है जी। बात करते हैं हम रासायनिक पदार्थ की, तो ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ और एक होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका यौगिक होता है और एक आपका तत्व होता है। और यौगिक की बात करें तो यौगिक आपका दो प्रकार का होता है, एक आपका कहलाता है जी कार्बनिक यौगिक और दूसरा कहलाता है अकार्बनिक यौगिक। बात करते हैं अशुद्ध पदार्थ में, तो मिश्रण आता है और मिश्रण आपके दो प्रकार का होता है, एक को कहते हैं समांगी मिश्रण और दूसरा कहलाता है विसमांगी मिश्रण। एक एक के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ठोस के बारे में। तो वो पदार्थ जिसका आकार भी निश्चित हो और आयतन भी निश्चित हो, क्या होगा जी? ठोस। जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं वो ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है जी। तो लिख के अगर देखना है आपको तो ठोस वे पदार्थ जिनके आकार व आयतन, आकार व आयतन निश्चित हैं। क्या है? निश्चित। मतलब ये है कि इनमें ये चीज कभी नहीं बदलती है, ना तो ठोस का आकार बदलता है और ना ठोस का कभी तन बदलता है। बात करते हैं हम आपके द्रव की कि द्रव क्या है। तो द्रव जैसे आप लोग देखते होंगे पानी वगैरह, तो पानी क्या होता है कि इनको हम जिस बर्तन में डालते हैं वो उस बर्तन का आकार ले लेता है, लेकिन वजन उसका फिक्स होता है। तो द्रव क्या होते हैं? इसका आकार अनिश्चित होता है। क्या है जी? आकार अनिश्चित, लेकिन आयतन इसका निश्चित है। क्या है जी? आयतन निश्चित। जिसका आकार अनिश्चित होगा और आयतन निश्चित होगा वो आपके कहलाते हैं द्रव। और तीसरे प्रकार की हम बात करते हैं गैस की। किसकी? तो गैस की। तो गैस का ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आकार व आयतन, दोनों अनिश्चित। दोनों कैसे होंगे? अनिश्चित होते हैं। मतलब ना तो इसका आकार निश्चित होता है और ना ही इनका आयतन निश्चित होता है। गैसों को हम जब भी कहीं रखते हैं तो वो अपना आकार भी बदल देती हैं और उसकी कुछ ना कुछ क्या होता है कि वजन भी कम हो जाता है। तो ये कहलाते हैं आपके पदार्थ। भौतिक अवस्था के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, ठोस, द्रव, गैस। बात करते हैं हम रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार की। तो रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थ आपका दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका शुद्ध पदार्थ और एक होता है आपका अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में हम बात करते हैं सबसे पहले तत्व की। किसकी? तो हम बात करते हैं तत्व मतलब एलिमेंट की। एलिमेंट ये क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हैं। क्या जी? एक ही प्रकार के कण, एक ही प्रकार
के कणों से मिलकर बना पदार्थ, कणों से मिलकर बना पदार्थ, वो आपका तत्व कहलाता है। जैसे आप लोग घर में लोहा वगैरह देखते हैं, आप लोग लोहे को देखते हैं, आभूषण देखते हैं जैसे सोना चांदी, और भी जैसे कॉपर के वायर देखते हैं कि नहीं देखते हैं। तो ये कहलाते हैं आपके तत्व, जिसमें एक ही प्रकार के कण मिल जाए, दूसरा कोई कण ना मिले। जैसे देखिए, मेरे पास ये बॉक्स है, ठीक है जी। ये बॉक्स के अगर मैं अंदर आपको खोल के दिखाऊं तो इसके अंदर आपको टाइप सी की एक ओटीजी केबल मिलेगी। अगर मैं इस ओटीजी केबल को देखता हूं तो ये ऊपर जो है ये पूरा रबर है, जो वाइट वाइट कलर की आपको लेयर दिख रही है ये रबर है। लेकिन इसकी जो ये पिन होती है ये वाली, ये आपकी किसी मेटल की लगी हुई है या नहीं है? बताइए, है या नहीं? तो यस या नो कमेंट में बताइए। है, ठीक है। तो जब इसमें ऊपर रबर है, अंदर आपकी कोई मेटल मतलब धातु लगी हुई है, कोई दूसरा पदार्थ लगा हुआ है, तो ये एक से ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया? बताइए, एक से ज्यादा पदार्थ हैं इसमें कि नहीं है? तो आप कहोगे हैं। जैसे आपके हाथ में अभी मोबाइल है, तो मोबाइल का जो आप ऊपर का कवर देखते हैं उसके ऊपर जो आपका टेम्पोररी ग्लास लगा होता है, पीछे साइड कवर लगा होता है, अंदर प्रोसेसर वगैरह होता है, तो बहुत सारी चीजों से मिलके बनता है। तो आपका वो फिर पदार्थ तत्व नहीं होगा। लेकिन आपके घर में कोई प्लास्टिक की चेयर अगर है, क्या है? प्लास्टिक की चेयर। आपके घर में गेट लगे हुए हैं लोहे वाले, आपके घर में खाने के बर्तन है कि नहीं है? तो जो ये चीजें हैं जो एक जैसे पदार्थ से मिलके बनती हैं, जिनमें हमें कोई दूसरा पदार्थ देखने को नहीं मिलता है, वो आपका तत्व या एलिमेंट कहलाता है। बात करते हैं हम दूसरे प्रकार के पदार्थ की, जिसको हम कहते हैं यौगिक। क्या कहते हैं जी? यौगिक मतलब होता है कंपाउंड। देखिए, यौगिक सीधा सा मतलब है कि जब दो पदार्थ या दो से ज्यादा पदार्थ, जब दो या ज्यादा पदार्थ आपस में निश्चित अनुपात में मिलते हैं, फिक्स रेशियो में। कहने का मतलब है कि जैसे आपने पानी देखा होगा H2O, पानी को यदि हमें बनाना है तो हमें चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके पानी बनता है। अब यदि इस फॉर्मूले में देखोगे तो हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो इसका जो अनुपात बनेगा वो कहलाएगा 2:1। अगर आपको पानी बनाना है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को 2:1 में मिलाना होगा, तब आपका यौगिक कहलाएगा। तो ये होता है आपका फिक्स रेशियो। और अगर हम बात करते हैं तो जैसे CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन की यदि हम बात करें तो 1:2 के रूप में मिले होते हैं। और हम बात करें तो आपका NH3 होता है, अमोनिया 1:3, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो 1:3 होता है। आया समझ में? जब भी हम दो या दो से ज्यादा पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिला देते हैं, तो निश्चित अनुपात में मिले पदार्थ यौगिक कहलाते हैं। यौगिक आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है आपका कार्बनिक यौगिक और दूसरा कहलाता है आपका अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक मतलब कार्बन से बने पदार्थ कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, और अकार्बनिक मतलब कार्बन के अलावा जो यौगिक बनते हैं वो सारे के सारे अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। बात करते हैं हम मिश्रण की। तो जब कोई भी पदार्थ को हम किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, किसी भी अनुपात में, मान लीजिए आपने कुछ भी उठाया, बिना नापे तोले अंदाज लगाए ऐसे ही डाल दिया, तो उससे जो बनेगा वो आपका मिश्रण होता है। जैसे शरबत आप लोग बनाते हो, गर्मियों के सीजन में आप लोग जूस पीते हो, गन्ने का जूस हो गया, आम का जूस हो गया, सब्जी आप लोग बनाते हो, सब्जी खाते हो, तो चाय बनाते हो, तो ये चीजें आपके मिश्रण कहलाती हैं। और मिश्रण दो प्रकार का, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। समांगी का मतलब होता है समान अंगी, जिसमें दोनों पदार्थ पूर्ण रूप से घुले हुए हों, वो समांगी होता है, और जिसमें पूर्ण रूप से ना घुले हुए हों वो विषमांगी होता है। बात करते हैं हम यौगिक और मिश्रण में अंतर की। तो यौगिक और मिश्रण में अंतर हम अगर देखते हैं तो सबसे पहला अंतर तो इनका बनता है जी, कहाँ से? क्या हो गया? चलिए यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले अंतर जो हमारा बनता है वो इनकी परिभाषा से बनता है।
पहले अंतर में हम बात करते हैं कि दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने पर यौगिक बनता है, वही फिक्स रेशियो। और किसी भी अनुपात में मिलाने से मिश्रण बनता है। दूसरे प्रकार की बात करते हैं तो यौगिक आपका समांगी होता है। समांगी, यदि हम समांगी को तोड़ें, इसका संधि विच्छेद करें, तो ये बनेगा सम धन अंग, और इसमें प्रत्यय लगा है बड़ी ई का। सम धन अंग, समांग, सम धन अंग कहलाता है समांग, और बड़ी ई का प्रत्यय तो समांगी। ठीक है जी। सम का मतलब होता है समान, और अंग मतलब होता है घटक या भाग। तो कोई भी ऐसा विलयन हो जिसमें जो पदार्थ मिले हुए हों वो उसके घटक कहलाते हैं। दो होते हैं, विलायक और विलेय। जिसमें दोनों घटक पूर्ण रूप से मिले हुए हों वो आपका समांगी कहलाता है। ठीक है जी। इसमें यदि हम बात करते हैं तो मिश्रण समांगी और विषमांगी दोनों प्रकृति का होता है। मतलब समान अंग से घुले होंगे कुछ विलयन, और कुछ अलग घुले होंगे। जैसे आप नींबू पानी देखते हो, है जी, नींबू पानी देखते हो, शरबत देखते हो, और बिस्मांगी में आपको देखना है तो आपके जो घर में गेहूं होता है, गेहूं के अंदर जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो बिस्मांगी का उदाहरण होता है। पानी के अंदर जो आप मिट्टी घोल देते हो और थोड़े समय बाद मिट्टी नीचे तली में जम जाती है वो आपका बिस्मांगी होता है। ठीक है जी। बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की। जो यौगिक के गुण होते हैं वो संघटक तत्वों के गुणों से अलग होते हैं। संघटक तत्व मतलब होते हैं ऐसे तत्व जो मिलकर यौगिक को बनाते हैं। कोई भी तत्व मिलकर जो यौगिक को बनाते हैं उसको कहते हैं संघटक तत्व, अवयवी तत्व और मूल तत्व। तो यौगिक के जो गुण होते हैं वो संघटक या अवयवी या मूल तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे पानी बनाओगे तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, दोनों गैसें आपस में मिलकर द्रव्य मतलब पानी का निर्माण करते हैं। मिश्रण में क्या होता है कि जो उसके गुण होते हैं वो संघटक तत्वों के गुणों के औसत गुण होते हैं जी। औसत गुण मतलब कुछ गुण संघटक तत्वों से मिलेंगे। जैसे नींबू पानी आप पीते हैं तो नींबू पानी में क्या होता है कि आपको नींबू का स्वाद आता है, शक्कर का स्वाद आता है, पानी तो आपको पता चलता ही है क्योंकि लिक्विड है तो पानी होगा। तो जिसमें आपको गुण पता चले वो आपके मिश्रण कहलाते हैं। अगले पॉइंट की हम बात करते हैं तो जो आपका यौगिक होता है उसको हम सरल यांत्रिक विधियों द्वारा अलग नहीं कर सकते। सरल यांत्रिक विधियों का मतलब होता है कि जैसे आपने घर में छान लिया, छलनी ली और छान लिया, आपने कुछ चीज को बीन रहे हो, जैसे गेहूं से कंकड़ बीन लेते ना, तो यौगिक में से कोई बीन के निकाल रहे हो, आप गर्म कर रहे हो। तो यौगिक जो होते हैं ना वो इन विधियों से हम अलग नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए आप पानी को गर्म कर रहे हो, पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, आप पानी को गर्म कर रहे हो, तो पानी को गर्म करने पर आपको क्या ही मिलेगा, पूरा वाष्प बन के उड़ जाएगा। उड़ेगा या नहीं उड़ेगा? पानी में से ऐसा तो नहीं कि हाइड्रोजन को अलग बीन लो, उसे छलनी से हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को अलग अलग छान लो, ऐसा तो नहीं है ना। तो इन्हें हम सरल यांत्रिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते। मिश्रण की यदि बात करते हैं तो मिश्रण का जो समांगी मिश्रण होता है और जो विषमांगी मिश्रण होता है इन्हें हम सरल यांत्रिक विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं। ठीक है जी। जैसे पानी में आपने चीनी डाल दी और उसको घोल लिया, पानी में चीनी डाल के घोला और उसके बाद आप उबालोगे तो पानी तो वाष्प बन के उड़ जाएगा, लेकिन चीनी जो होगी वो नीचे तली में जम जाएगी। तो हम मिश्रण को अलग कर सकते हैं लेकिन यौगिक को अलग नहीं कर सकते। तो ये कुछ मिश्रण और यौगिक में अंतर थे, पेपर में पूछे भी जाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है हमारा सार्थक अंक, कि सार्थक अंक क्या होते हैं, कैसे इन्हें निकालते हैं। ठीक है जी। सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमारा सार्थक अंक। एक मिनट आप परिभाषा पढ़ो, मुझे लग रही है थोड़ी सी ठंडी इसलिए मैं जैकेट को पहन रहा हूँ। ठीक है जी। चलिए आ जाइए, देखिए सार्थक अंक का मतलब होता है कि ऐसे अंक, कोई भी ऐसे अंक जो 0 से लेकर 9 तक हो, क्योंकि अंक आपके 0 से 9 तक ही होते है ना। जो मूल अंक होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। तो कोई भी ऐसे अंक जो 0 से 9 तक हों उनकी सहायता से भौतिक राशि के परिमाण को उसके सार्थक मान तक व्यक्त कर सके। कोई भी भौतिक राशि,
जैसे आप लोग देखते हैं लंबाई को, ठीक है जी, तो लंबाई को हम जैसे लिखना है, हमें लिखना है 1000 मीटर। क्या लिखना है? 1000 मीटर। तो 1000 को हमने उसके सार्थक मान तक लिखा है, 1000 को हमने लिखा सार्थक मान तक। या इसी को आपको लिखना है 9.5 किलोमीटर, किसी और को आप लिख रहे हैं 9.5 किलोमीटर, या इसी को हम लिख सकते हैं 950 मीटर। कितना? 950 मीटर। तो इसको जब हम ऐसे मानों तक व्यक्त करते हैं तो इनको हम बोलते हैं सार्थक अंक। और इन नंबर्स में इन अंक में जितने नंबर होते हैं उनको कहते हैं सार्थक अंक। आइए जी समझ में। बात करते हैं नियम की। तो सार्थक अंक ज्ञात करने का जो पहला नियम है, किसी संख्या के प्रारंभ में दिए गए सभी शून्यों को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। कोई भी संख्या में जितने संख्या के पहले अंक हैं, पहले का मतलब है, देखिए संख्या दो प्रकार से मिलकर बनती है। एक कहलाते हैं आपके शून्य अंक, जैसे नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इस नंबर्स में आप देख रहे होंगे कि दो प्रकार के अंक लिखे हैं। एक तो लिखा है आपका शून्य, जीरो, और दूसरा लिखा है 1 से लेकर 9 तक। तो एक को हम बोलेंगे, देखिए शून्य, और 1 से 9 तक जो अंक होते हैं इनको हम बोलते हैं गैर शून्य अंक। क्या बोलेंगे? गैर शून्य। गैर शून्य का मतलब होता है इनमें जीरो नहीं है। ठीक है, पहले पॉइंट की ओर अगर हम चलते हैं तो प्रारंभ में दिए गए सभी शून्यों को छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि प्रारंभ में जितने भी शून्य हैं उनको छोड़ दो। कब तक छोड़ना है? जब तक कोई गैर शून्य अंक ना मिल जाए। ठीक है, तो जब गैर शून्य अंक मिलेगा तो गैर शून्य अंक के दाईं ओर सभी अंक हम गिन लेंगे। तो जैसे नंबर्स यहाँ पे एक लिखा हुआ है 0 0 0 0 0 1 2 3, ये नंबर लिखा हुआ है। तो इस नंबर में हमें सबसे पहले देखना है कि पहला गैर शून्य अंक कौन सा है। कोई ऐसा अंक जो जीरो ना हो। तो इस नंबर में जो पहला देखोगे वो मिलेगा आपको 1। पहला गैर शून्य अंक 1। तो 1 के बाईं ओर, ये है 1 का बाएं, लेफ्ट साइड, 1 के बाईं ओर जितने भी अंक हैं, सॉरी जितने भी जीरो हैं, तो उन सबको सार्थक अंक नहीं मानते हैं। किसी भी गैर शून्य अंक के बाईं ओर जितने जीरो होते हैं, प्रारंभ में जितने जीरो होते हैं, वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। क्लियर? इसमें अगर हम सार्थक अंक की बात करते हैं, मैं सार्थक अंक, तो इसमें जो सार्थक अंक हैं वो हैं जी 3। कितने हैं? 3। जी इसमें एक सेकंड रुकना, चलिए 3 है। तो दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। प्रारंभ में दिए गए शून्य को छोड़ने पर किन्हीं दो अंकों के मध्य स्थित सभी शून्य सार्थक अंक होते हैं। प्रारंभ में जितने भी जीरो हैं उसको हम ऊपर छोड़ के आए हैं। अब मान लो कोई दो ऐसी संख्याएं हैं, एक आगे और एक पीछे, और इसके बीच में लगे हैं जीरो। तो बीच में जितने भी जीरो होते हैं वो सार्थक अंक होते हैं। बीच में जितने भी जीरो मिलेंगे सारे सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे संख्या है 1.008, एक संख्या ये लिखी है और दूसरी संख्या 0.125006 नंबर है। पहले पॉइंट को हमने देखा कि बाईं ओर जितने जीरो होंगे सबको छोड़ देंगे, और दूसरे पॉइंट पे देखा कि बीच में जितने जीरो होंगे, संख्याओं के बीच में जितने भी जीरो हैं तो सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है जी, जैसे ये संख्या लिखी है तो इसमें नंबर से गिनोगे 1 2 3 4। देखिए आगे 1 है और पीछे 8 है, आगे 1 और पीछे 8, दोनों गैर शून्य है। इन दोनों गैर शून्य के बीच में जितने भी जीरो हैं वो सब सार्थक अंक माने जाएंगे। तो इसमें टोटल सार्थक अंक की यदि हम बात करते हैं तो टोटल जो सार्थक अंक हैं वो हैं जी आपके 4। इस नंबर पे आइए, तो इसमें देखिए पहले 1 है, लास्ट में 6 है, ये जीरो के पास देखें तो 5 और लास्ट में 6, बीच में जीरो आ रहा है, गैर शून्य अंकों के बीच में जीरो है, तो सभी अंक सार्थक अंक होंगे। अब इसमें यदि काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, टोटल सार्थक अंक कितने हैं? तो 6 है। आया जी दूसरा पॉइंट समझ में?
बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। किसी संख्या के दाईं ओर स्थित सभी शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। कोई भी संख्या है, मान लीजिए एक यहाँ पे संख्या लिखी मैंने 2000। इस संख्या को आप लोग जरा पढ़ के बताइए क्या होता है। कमेंट में बताइए ये संख्या कितनी लिखी हुई है, कितनी लिखी हुई है बताइए। तो आप कहेंगे कि 2000 है। कितनी है ये? 2000 है। तो 2000 इसे हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, एक गैर शून्य अंक है 2 और 2 के दाईं ओर जीरो लगे हुए हैं। गैर शून्य अंक 2 है और 2 के दाईं ओर 3 जीरो है। तो 3 जीरो जब किसी गैर शून्य अंक के दाईं ओर लगे हैं, गैर शून्य अंक के राइट साइड में जब जीरो है, तो वो सभी जीरो सार्थक अंक होते हैं। सभी जीरो क्या होते हैं? सार्थक अंक होते हैं। तो इसमें अगर सार्थक अंक की हम बात करें तो सार्थक अंक होंगे यहाँ पे 4। आ गया जी समझ में? तीनों पॉइंट समझ में आए। अगर किसी गैर शून्य अंक के बाईं ओर जीरो है तो उनको हम सार्थक अंक नहीं मानते हैं। अगर बीच में जीरो है तो सार्थक अंक मानते हैं, और दाईं ओर जीरो है तो भी सार्थक अंक माने जाते हैं। बात करते हैं हम आगे, इसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक अंकन विधि। सार्थक अंक की ही दूसरी परिभाषा या दूसरा पॉइंट हम इसे कह सकते हैं वैज्ञानिक अंकन विधि। देखिए, अधिक बड़ी संख्याएं, जैसे आप लोग देखते होंगे कि कभी कभी संख्याएं आपको मिल जाती हैं ये वाली, मान लीजिए 10,000, 1,00,000, 5,00,000, 1 करोड़, ऐसी संख्या मिलती हैं। और कभी कभी आप लोग देखते हैं कि आपको यही संख्याएं 0,0,0,0,0,0,1 इतनी छोटी भी मिलती हैं। मिलती हैं कि नहीं मिलती हैं? तो इन बड़ी संख्याओं और इन छोटी संख्याओं को लिखने के लिए वैज्ञानिक जिस गिनती का प्रयोग करते हैं, इस बड़ी संख्या और इस छोटी संख्या को लिखने के लिए वैज्ञानिक जिस गिनती का प्रयोग करते हैं उसे कहते हैं जी वैज्ञानिक अंकन विधि। उस विधि का नाम दिया है वैज्ञानिक अंकन विधि। इस विधि की खासियत क्या है कि इसमें संख्याओं को n गुणा 10 की घात n के रूप में लिखा जाता है। इस विधि की ये खासियत है कि इसमें अंकों को कैसे लिखेंगे? n गुणा 10 की घात n, जहाँ कैपिटल N का मान होता है जी संख्या से, कैपिटल N का मान होता है संख्या से, तो स्मॉल n का मान होता है जी घात से। कैपिटल N का मान होता है संख्या से और स्मॉल n का मान होता है घात से। इसका एक और छोटा सा पॉइंट होता है कि किसी भी, देखिए ऐसे तो आपको लिखने ही है, लेकिन किसी भी संख्या में दशमलव को प्रथम गैर शून्य अंक, प्रथम गैर शून्य अंक के दाएं ओर लिखा जाता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप याद कर लेना। क्या होता है कि संख्या में कहीं भी आपको दशमलव मिले, किसी भी संख्या में कहीं भी दशमलव मिले, उस दशमलव को आपको उठा के प्रथम गैर शून्य अंक के दाईं ओर लेके जाना है, और जस्ट दाईं ओर लेके जाना है। ऐसा भी नहीं है कि कहीं भी लेके चले जाओ, तो नहीं, जस्ट दाईं ओर लेके आपको जाना है। अरे जी ये बात समझ में, इतना समझ में आया? कोई भी संख्या मान लो मैंने लिख दी यहाँ पे 3000, तो जो 3000 लिखी है ये अभी आपकी वैज्ञानिक विधि नहीं है। हमें लिखना है इस 3000 को वैज्ञानिक विधि में। तो वैज्ञानिक विधि में लिखने के लिए ये फॉर्मेट होगा कैपिटल N गुणा 10 की घात n। अब इन 3000 को हम ऐसे कैसे बनाएंगे कि किसी भी संख्या को हम 10 की घात बनाएं? देखो, 3000 को जब हम तोड़ते हैं तो ये टूटेगा 3 गुणा 1000। कितना? 3 गुणा 1000। ठीक है जी। 1000 की यदि हम बात करते हैं तो 1000 को हम लिख सकते हैं 10 गुणा 10 गुणा 10। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते या नहीं लिख सकते हैं? बताइए। ठीक है जी। अच्छा, हम जब आपने गणित में सवाल पढ़ा होगा, मेथड पढ़ी होगी कि जब भी आधार समान होता है तो गुणा में घात जुड़ जाती है। पढ़ा ये कि नहीं पढ़ा? आधार यदि समान है तो गुणा लगा है बीच में तो घातें जुड़ेंगी।
इस संख्या को जरा गौर से देखो, क्या इसमें आधार समान है? देखो 10 10 10, तीनों के आधार समान है, बीच में गुणा लगा हुआ है और इनके ऊपर घात लगी है एक एक की। जब कोई भी घात नहीं होती तो कितनी? एक की घात होती है। आधार समान है, बीच में गुणा है और घात एक की है, तो क्या ये घातें जुड़ के 10 की घात 3 बनाएंगे? बताइए, क्या ये घातें जुड़ के 10 की घात 3 बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? तो आप कहेंगे यस, बनाएंगे। तो ये जो पॉइंट लिखा है इसको हम बोलते हैं वैज्ञानिक अंकन विधि। इस पॉइंट को हम एक और लिख सकते हैं, जब ये वाली लाइन अप्लाई करेंगे, किसी भी संख्या में दशमलव को प्रथम गैर शून्य अंक के दाईं ओर लिखना है। अब ये संख्या जो लिखी है इसको हम लिख सकते हैं 3.0 मल्टीप्लाई 10⁻3। ये जो लिखा, ये है जी वैज्ञानिक अंकन विधि। ये क्या है? वैज्ञानिक अंकन विधि। आइए जी समझ में। बात करते हैं इसको लिखने की, कि हम इसको लिखते कैसे हैं। तो उसके लिए एक दो पॉइंट होते हैं, उन पॉइंट को जरा ध्यान से देखना भाया। देखो, पॉइंट नंबर 1, कोई भी संख्या है, यदि दशमलव को, शॉर्ट बता रहा हूं मैं ये, ठीक है, लॉन्ग भी बताऊंगा। यदि दशमलव को बाईं ओर ले जाते हैं, बाईं ओर ले जाते हैं, तो घात, एक मिनट, ऋणात्मक होती है। घात कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। समझो इस बात को। मान लो मैंने एक संख्या लिखी इधर पे 3259.263, ये मैंने एक संख्या लिखी। अब इस संख्या को कैसे लिखना है? इस संख्या को लिखना है हमें वैज्ञानिक अंकन विधि में। लिखने का मैं फॉर्मेट बताता हूँ। इस संख्या को लिखना है तुम्हें 3.259.263 गुणा 10 की घात के रूप में। इधर ऊपर घात आएगी, इधर कुछ घात लगेगी। इस संख्या को हमें ऐसे लिखना है, समझना। इस संख्या को लिखना है हमें ऐसे। अभी दशमलव लगा हुआ है यहाँ पर, इस दशमलव को हमें लेके जाना है 3 के जस्ट बाद। तो देखोगे कि दशमलव हम किस ओर लेके आ रहे हैं? ये संख्या का दाईं ओर होता है, ये संख्या का बाईं ओर होता है। तो दशमलव को हम बाईं ओर लेके जाते हैं। दशमलव को कहाँ लेके आ रहे हैं? हम बाईं ओर लेके आ रहे हैं। तो जब भी दशमलव को बाईं ओर लेके आते हैं तो क्या संख्या का भाग देते हैं? बताइए। मान लीजिए मुझे लेके आना है, मैंने लिखा इधर पे 1000, ठीक है, और 1000 को मुझे लिखना है 10। 1000 को मुझे कितना बनाना है? 10। तो क्या करेंगे? तो आप कहेंगे सर सीधा सा 100 का भाग दे दो। भैया सीधा सा 100 का भाग दे दो तो 10 आ जाएगा। अगर आपके पास संख्या 100 है, इसमें आपको 10 का भाग देना है, तो क्या ये 10.0 नहीं बन जाएगी संख्या? बताइए, क्या ये संख्या 10.00 नहीं बन जाएगी? बनेगी कि नहीं बनेगी? तो यहाँ पे एक बात देखोगे कि जितने जीरो का हम भाग देते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने 2 जीरो का भाग दिया, 0.20 खिसक गया। यहाँ पे 1 जीरो का भाग दिया तो 0.10 साइड आ गया, बाएं साइड जा रहा है दशमलव। मतलब ये है कि किसी भी संख्या को यदि तुम्हें बाईं ओर लेके जाना है तो उसमें भाग देना पड़ेगा। भाग चाहे 10 का दो, 100 का दो, 1000 का दो, 10,000 का दो, तुम्हारी इच्छा। जितने जीरो लगा के भाग दोगे दशमलव उतने अंक बाईं ओर खिसकेगा। जितने जीरो लगा के तुम भाग दोगे दशमलव उतने अंक बाईं ओर खिसकेगा। जैसे मैंने लिखा 395 और 395 में मैंने भाग दे दिया 100 का। 395 में भाग दिया 100 का। जब 395 में भाग दोगे तो ये बनेगा 3.95, यही संख्या आएगी। और यदि इसी 395 में मैंने 10 का भाग दिया तो संख्या बनेगी 39.5, यही बनेगा। देखो, जब 2 जीरो का भाग दे रहे हैं मतलब 100 का, तो दशमलव 2 अंक खिसका। जब 10 का भाग दिया तो दशमलव 1 अंक खिसका, बाईं ओर खिसक रहा है। तो यहाँ से स्पष्ट कह सकते हैं कि जब हमें दशमलव को बाईं ओर लेके जाना है तो उसमें उतने जीरो का भाग दे दो। अब इस संख्या में देखोगे तो 1 2 3, 3 अंक दशमलव को खिसकाओगे, और जब 3 अंक दशमलव को खिसकाओगे तो ये संख्या बनेगी
25,9,263 और भाग दे दोगे इसमें 1,000 का। 3 और खिसका रहे हो मतलब भाग कितने का दिया? 1,000 का। ठीक है जी। 1,000 का भी पीछे पढ़ के आए थे कि 10 गुणा 10 गुणा 10 और आधार समान है तो 10 की घात 3। क्या इस संख्या को हम 3,259,263 की घात 3 क्या ऐसे लिख सकते हैं? बताइए, क्या ऐसे संख्या को लिख सकते हैं? कुछ नहीं किया, इसको हमने पहले तोड़ा 10 गुणा 10 गुणा 10, तो घातों को हमने जोड़ दिया तो 10 की घात 3 बना। अब यहाँ घात या संख्या 1/10 मतलब भाग में है, और जब इस संख्या को हम गुणा में लेके जाएंगे तो ये चिन्ह इसका बदल जाएगा। जैसे ही गुणा में लेके जाएंगे तो घात हो जाएगी माइनस की, और ये संख्या बनेगी 3.259,263 3 गुणा 10 की घात -3। आया समझ में या नहीं आया? इतनी बात क्लियर है? अगर ये चीज क्लियर है तो यहीं से एक और तो मुझे बता दो, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। देखिए डायरेक्ट मैंने इसका नियम लगाया है यहाँ पे कि यदि दशमलव को हम बाईं ओर खिसकाते हैं तो बाईं ओर खिसकाने पर घात उसकी ऋणात्मक होती है। देखो बाईं ओर खिसकाया था, 3 अंक खिसकाया था तो घात मैंने लगा दी 10 की घात -3। इसी में एक और देख लो, फिर उसके बाद चलते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। जैसे मैंने लिखा 265.2, इसको आपको लिखना है वैज्ञानिक विधि में। 265.2 को लिखना है वैज्ञानिक विधि में। तो जरा कमेंट करके बताओ कितना आंसर आएगा इसका। से लिखेंगे जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी बताओ। चलिए ठीक है, देखिए इस संख्या को आपको बनाना है 2.652। ये वाली संख्या ऐसे बनानी है, दशमलव यहाँ पे है, इसको उठा के इधर लेके जाना है। एक 2 अंक खिसका रहे हैं, जब 2 अंक दशमलव को खिसकाया तो हमने घात लगा दी -2 की, क्योंकि दशमलव को लेके आए हम बाईं ओर। जब दशमलव को बाईं ओर लेके आए तो घात कितने की लगाई हमने? -2 की। आ गया जी समझ में? क्लियर है ये बात या नहीं है? क्लियर है। बात करते हैं हम एक दूसरे पॉइंट की या इसी में दूसरे नियम की, जिसको हम कहते हैं दूसरा नियम। यदि अभी हम दशमलव को बाईं ओर खिसका रहे थे, यदि हम दशमलव को दाईं ओर खिसकाएं तो, यदि दशमलव को दाईं ओर लेकर जाते हैं, दाईं ओर ले जाते हैं तो घात धनात्मक होती है। घात कैसी होती है? धनात्मक होती है। कहने का मतलब यह है कि यदि दशमलव को हमें दाईं ओर खिसकाना है, अभी तक हम बाईं ओर खिसका रहे थे, अब खिसकाना है हमें दाईं ओर। देखो कैसे आता है, 0.0025, ये मैंने एक संख्या लिखी। हमारा नियम वही है कि दशमलव को प्रथम गैर शून्य अंक के बाद लेके आना है जी। अब इसमें देखो तो दशमलव प्रथम गैर शून्य अंक के पहले है, अभी तक तो बाद में आ रहा था, अब आ गया ये पहले, पहले आ गया। तो पहले आ जाने के लिए हम इस दशमलव को इधर से उठा के लेके आएंगे यहाँ पे। अब देख रहे हो कि दशमलव दाईं ओर लेके जा रहे हो, राइट हैंड साइड लेके जा रहे हो, तो जब दाईं ओर लेके जाते हैं तो घात लगाते हैं धनात्मक के। ऐसा क्यों करते हैं? पहले इसका जो है शॉर्ट तरीका देखो, इसको हम लिखेंगे 2.5 गुणा 10 की घात 3, +3 लिख दो या 3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसका देखो लॉन्ग मेथड, ये लिखा मैंने 0.0025। ठीक है, इसमें मैंने एक बार गुणा किया 10 का, जब मैंने एक बार 10 का गुणा किया तो ये संख्या बनेगी 0.00250, और जब 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक अंक दशमलव खिसकाया, एक 10 का गुणा किया तो संख्या ये बनी। इसमें एक बार और 10 का गुणा करते हैं चलिए, तो ये संख्या बनेगी 0.00250। क्यों बन रही है संख्या? क्योंकि हम इसमें कर रहे हैं 10 का गुणा। 10 का गुणा करेंगे तो आगे 0 बनेगा और पीछे से एक अंक दशमलव खिसकेगा, यही होता है ना। और अगर एक बार और हम इसमें 10 का गुणा कर देते हैं तो ये संख्या बनेगी 0.002.500। संख्या आपकी ये बन के आएगी, बनेगी कि नहीं?
हमने गुणा किया 3 बार 10 का, 3 बार 10 का गुणा करने का मतलब है हमने गुणा किया 1000 का, और 1000 को लिखते हैं 10 की घात 3 के रूप। इसलिए मैंने ये पॉइंट लिखा है कि दशमलव को जब दाईं ओर लेकर जाते हैं तो घात धनात्मक लगती है, क्योंकि हम गुणा करते हैं, और जब गुणा करते हैं तो घातें आपस में जुड़ती जाती हैं, और जब भाग करते हैं तो घातें आपस में घटती जाती हैं। आया जी समझ में? ये चीज समझ में आ गई है या नहीं? क्लियर बताओ, ये चीज आपको स्पष्ट हुई या नहीं? यदि दशमलव को बाईं ओर लेके जाते हैं तो घात ऋणात्मक लगेगी, और यदि घात सॉरी दशमलव दाईं ओर लेके जाते हैं तो घात आपकी धनात्मक लगेगी। आ गया समझ में? दूसरा यदि हम बात करते हैं इसका, एक आप लोग करके बता दो जल्दी से, 0.0231। इसको आपको लिखना है वैज्ञानिक अंकन विधि में। कैसे लिखोगे? वैज्ञानिक अंकन विधि में। जल्दी से करके बता दो, जल्दी से करके बता दो इसे, जल्दी बताओ। आ गया जी? बहुत बढ़िया। देखो, इसको आपको बनाना है कैसे? 2.31 गुणा 10 की घात। अब दशमलव यहाँ से देखोगे तो 2 अंक चलाओगे इधर पे लेके आने के लिए, 2 अंक चलाया मतलब गुणा किया आपने कितने का? 100 का। जितने अंक चलाओगे उतने जीरो का गुणा करोगे, जब 100 का गुणा करोगे तो घात लगा दोगे 2 की, मतलब 10 गुणा 10। ये है आपका वैज्ञानिक अंकन विधि। आ गया जी समझ में? ये चीज समझ में आई या नहीं आई? बताओ कितने लोगों को ये चीज समझ में आई है, जल्दी बताओ। आ गई समझ में? चलिए आगे हम बात करते हैं अपने अगले पॉइंट्स की, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक संयोग के नियम। आखिर इन नियम की हमें जरूरत क्या पड़ी, क्यों ये नियम आए? तो देखिए, कोई भी पदार्थ है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने देखा कि पदार्थ जब बनता है तो उसके कुछ अलग अलग गुण होते हैं, कुछ पदार्थ अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो इन पदार्थ के बनने की विधि के ऊपर, पदार्थों के बनने की विधि को लेकर रासायनिक संयोग के नियम दिए गए। इन नियमों को अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिया। अभी तक ये नियम टोटल 5 हुआ करते थे, लेकिन इसमें एक नियम और जुड़ गया है, जिसको हम बोलते हैं आवोगाद्रो का नियम। क्या बोलते हैं? आवोगाद्रो का नियम। आवोगाद्रो का नियम। तो अभी फिलहाल में जो रासायनिक संयोग के नियम है वो माने गए हैं। पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैलुसेक का नियम, और आवोगाद्रो का नियम। यहाँ पर मुख्य हो जाता है इनका दूसरा नाम। द्रव्यमान संरक्षण का जो दूसरा नाम होता है, इसे बोलते हैं पदार्थ की अविनाशिता का नियम। पदार्थ की अविनाशिता का नियम। पदार्थ की अविनाशिता का नियम, ये कहलाता है द्रव्यमान संरक्षण का दूसरा नियम। बात करते हैं स्थिर अनुपात के दूसरे नाम की। तो स्थिर अनुपात का जो दूसरा नाम होता है उसको कहते हैं निश्चित अनुपात का नियम। स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात। गुणित अनुपात के नियम की यदि हम बात करते हैं तो गुणित अनुपात के नियम का जो दूसरा नाम होता है इसको बोलते हैं सरल अनुपात का नियम। गुणित अनुपात या सरल अनुपात का नियम। बात करते हैं हम व्युत्क्रम अनुपात के नियम की। तो व्युत्क्रम अनुपात के नियम का दूसरा नाम होता है तुल्य अनुपात का नियम। तुल्य अनुपात का नियम। और गैलुसेक के नियम को गैलुसेक का गैसीय आयतन संबंधी नियम कहा जाता है, और आवोगाद्रो संख्या या आवोगाद्रो नियम होता है। बात करते हैं हम एक एक नियम के ऊपर। तो सबसे पहले जानेंगे कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1756 में दिया गया था। क्लियर है ये बात? द्रव्यमान संरक्षण का नियम 1756 में दिया गया था। ठीक है, बात करते हैं हम यहाँ पे नियम दिया किसने था। तो द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था, ये नियम दिया था जी किसने? लेवाइजर साहब ने। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, लोमोनोसेव ने है यहाँ पे है एंटोनी लेवाजियर। क्या नाम है जी? एंटोनी लेवाजियर। द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम दिया था, ये दिया था एंटोनी लेवाजियर ने। किसने? तो एंटोनी लेवाजियर ने। क्या हो गया ये? चलिए एक सेकंड रुकना। चलिए
ये लेवाजियर साहब ने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था, एंटोनी लेवाजियर साहब ने। किंतु इसका जो नियम की पुष्टि हुई थी वो लैंडोल्ट और लेवाजियर ने मिलकर इसकी पुष्टि की थी। नियम क्या है? तो पदार्थ को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ में केवल बदल सकते हैं। जैसे आपने एक पेड़ काटा, ठीक है जी, पेड़ काट के आपने टेबल बना दी, आपने कुर्सी बना दी, आपने गेट बना दिए, आपने आयरन की छड़ जो होती है छड़ ली, तो छड़ लेके आपने घर का पिलर बना दिया, रबर लेके आपने कुछ और बना दिया। तो कहने का मतलब है कि कोई भी पदार्थ जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। जैसे आप लोग कागज को जलाते हो, तो कागज जलाने के बाद जो बनता है वो आपकी राख बनती है। एस कागज जलाने के बाद राख बनती है, तो कागज से हमने राख बना दी ना। तो मतलब ये है कि पदार्थ को हम कभी भी खत्म नहीं करते हैं। पदार्थ ना तो नया बनता है और ना ही कभी खत्म होता है, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। ये नियम था जी हमारा किसका? तो लेवाइजर साहब का। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं, इस कारण इसे पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता है। तो इस कारण इसे कहा जाता है पदार्थ की अविनाशिता का नियम। बात करते हैं थोड़ी सी इनकी पुष्टि के ऊपर, कि पुष्टि लैंडोल्ट और लेवाइजर ने की थी। पुष्टि में इन्होंने क्या किया था कि एक हाइड्रोजन आकार की नली ली थी। क्या किया था? तो एक हाइड्रोजन आकार की ऐसे इन्होंने एक नली बनाई थी, सॉरी हाइड्रोजन ने एच आकार की एक ऐसी नली बनाई थी। और इस नली में इनने एक साइड भरा NaCl को, एक नली में भरा NaCl, और एक नली में भरा इनने सिल्वर नाइट्रेट। एक नली में NaCl भर दिया और दूसरी नली में सिल्वर नाइट्रेट भर दिया। फिर इसको इन्होंने मिलाया, ठीक है, मिलाया। तो मिलाने के बाद क्या किया कि इन्होंने देखा इसमें कि एक साइड क्या भर रहे थे ये NaCl, एक साइड भर रहे थे AgNO3। जब इनकी आपस में क्रिया करवाई गई तो इनके आयन आपस में बदल गए और इन्हें मिला AgCl और NaNO3। क्या मिला? AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड और NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट। ये इन्होंने देखा कि पहले उत्पाद ये हमने लिए थे, हमने मिलाया तो ये उत्पाद इसमें बन के आए। लेकिन मुख्य बात क्या थी कि जितना वजन इस साइड था, जैसे NaCl सोडियम का द्रव्यमान 23 और क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5, यही होता है। सिल्वर की यदि द्रव्यमान की हम बात करते हैं तो इसका द्रव्यमान लगभग 108 होता है। नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 होता है, एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, तो 3 का 48 होता है। इन्होंने जब ये चीज देखी कि जब इस साइड ये पदार्थ थे तो इनका द्रव्यमान ये था, जो पदार्थ इस साइड आए उनका द्रव्यमान ये, और जब जो पदार्थ इस साइड मिले तो उनका द्रव्यमान भी सेम हुआ। इनके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और जब द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं हुआ तो उसका वजन भी नहीं बदला, आयतन भी नहीं बदला। और जब आयतन नहीं बदला तो इसी से इन्होंने कहा कि पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता, ये केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है। ये था आपका इस जो नियम है इसकी पुष्टि। इस नियम को पुष्टि को हम बोलते हैं लैंडोल्ट का प्रयोग। जो ये वाला नियम पुष्टि हुई इसको हम जानते हैं लैंडोल्ट के प्रयोग से नाम से। किसके नाम से? तो लैंडोल्ट का प्रयोग, इस नाम से हम इसे जानते हैं। आ गया जी समझ में? बात करते हैं हम दूसरे नियम की, स्थिर या निश्चित अनुपात का नियम। ये डेट इसकी थोड़ा सा सुधार लेना। ये नियम आपका 1799 में दिया गया था। अब तो नियम आया था आपका 1799 में। 1799 में ये नियम दिया गया था। लिखा भी है यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में, ये लिखा है कि इस नियम का सर्वप्रथम 1799 में जोसेफ प्राउस्ट, पूरे नाम की यदि हम बात करते हैं तो पूरा नाम होता है जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट ने यह नियम दिया था। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक यौगिकों में उनकी अवयवी तत्व द्रव्यमान की दृष्टि से हमेशा निश्चित अनुपात में रहते हैं। सीधा सा मतलब है कि कोई भी यौगिक है, ठीक है, उस यौगिक को आपने किसी भी विधि से प्राप्त किया हो, कोई यौगिक है उसको आपने कहीं से प्राप्त किया हो, जब कहीं से भी प्राप्त करोगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा ना वो हमेशा स्थिर होगा, उसका द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। जैसे मैं बात करता हूँ आपको पानी की, जल की,
तो जल आप कुएं से भी भरते हो, कहाँ से, कुआं। आप जल तालाब से भी लेके आते हो, आप जल नल से भी लेके आते हो, और आपको जल वर्षा से भी मिलता है। पानी आपको चार प्रकार से मिलता है, कुआं, तालाब, नल, वर्षा, इसके बाद आपका ट्यूबवेल हो गया। मिलता है कि नहीं मिलता है? क्या इन पूरे जल का जो आपका सूत्र होता है वो H2O होता है? क्या H2O होता है कि नहीं होता है? आपको पानी इतने तरीके से मिला, लेकिन पूरे पानी का सूत्र क्या है? H2O। कहीं से भी आपको पानी मिले उसका सूत्र H2O है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आपको वातावरण से मिलती है, आप सांस के द्वारा जो छोड़ते हो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाहनों के धुआं से भी निकलने लगती है, घर में कागज जलाने से निकलती है, लकड़ी जलाने से निकलती है। तो आप कहीं से भी कोई यौगिक प्राप्त करो, जो उनका संगठन होगा वो द्रव्यमान की दृष्टि से हमेशा निश्चित होगा। जैसे ऑक्सीजन यहाँ पे देखें तो दो, और हाइड्रोजन दो, और ऑक्सीजन 16। अगर पानी को आपको मिलाना है तो इसका सरल द्रव्यमान 1:8 होगा। कहीं से पानी ले लो, द्रव्यमान उसका ये होगा। अगर फिक्स द्रव्यमान है तो यहाँ से पुष्टि होती है हमारी स्थिर अनुपात के नियम की। आया जी समझ में? इतना आगे समझ में? बात करते हैं हमारे तीसरे नियम के बारे में, जो है हमारा गुणित या सरल अनुपात का नियम। गुणित, गुणित या सरल अनुपात का नियम, ये नियम आपको दिया था सन 1803 में, जॉन डाल्टन ने दिया था। इस नियम के अनुसार जब कोई दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो वे दो या दो से अधिक यौगिक बनाते हैं, जिसमें एक यौगिक के या जिससे एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं, तो हमेशा सरल अनुपात में होते हैं। ये बात थोड़ा कम समझ में आई होगी, एक बार इसे ध्यान से पढ़ो कि जब कोई दो तत्व आपस में संयोग करते हैं, स्पष्ट समझना, मैंने यहाँ पे लिखा दो तत्व, कार्बन और ऑक्सीजन। दो तत्व आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक यौगिक बनते हैं। अब कार्बन और ऑक्सीजन जब मैंने मिलाए तो इससे मैंने एक बना दिया CO2, एक बना दिया CO, और दूसरा बना दिया मैंने CO3। तीन यौगिक बनाए जी। कितने बनाए? तीन यौगिक बनाए, जिसमें एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान। यहाँ पे ऑक्सीजन को देखो जरा, इसे तीनों यौगिक में ऑक्सीजन को देखो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन दो, यहाँ पे एक, यहाँ पे तीन। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16, तो दो का कितना होगा? 32। इधर कितना होगा? 16, और इधर कितना होगा? 48। यही लिखा है कि किसी एक तत्व के भिन्न भिन्न द्रव्यमान, ऑक्सीजन 32, ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 48, द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करते हैं। निश्चित द्रव्यमान, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तीनों जगह एक एक कार्बन है, और इनकी यदि हम द्रव्यमान की बात करें तो 12-12 है। ये पूरी बात लिखी है कि जब कोई दो तत्व आपस में संयोग करके दो या दो से ज्यादा यौगिक बनाते हैं, तो उसमें एक तत्व ऐसा होता है जिसका द्रव्यमान समान होता है, और एक तत्व ऐसा होता है जिसका द्रव्यमान अलग होता है। तो अलग वाला द्रव्यमान आपका निश्चित द्रव्यमान वाले तत्व से संयोग करता है, तो ये हमेशा एक सरल अनुपात में मिलते हैं, एक नॉर्मल रेशियो में मिलते हैं। अगर हम इनको काटें तो ये 6, 16, 3, 8, 3:8 मिला। इसको काटोगे तो 6 और 8, इसको काटोगे तो 3 और 4, 3 4 में, और इसको काटोगे तो 12 चौक 48, 1:4। ये मिला जी, इसका अनुपात मिला। देखिए, एक का 3 गुना 3, एक का 3 गुना 3, 4 का 1 गुना 4, और 4 का 2 गुना 8। मतलब ये आपस में गुणक के रूप में होते हैं जी, सरल गुणक होते हैं। आ गया जी समझ में? इतना समझ में आया? बात करते हैं हमारे अगले नियम की, जो है हमारे पास व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम। व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम, व्युत्क्रम या तुल्य अनुपात का नियम हमें 1792 में JV रिचर ने दिया था। किसने दिया था जी? JV रिचर ने दिया था। इन्होंने बताया जब कोई दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में समान होते हैं या उसके व्युत्क्रम अनुपात में होते हैं। देखिए, कोई भी तीन तत्व आपको ले लेने हैं, जैसे मैंने ले लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
तीन तत्व मैंने लिए। जब कोई दो भिन्न भिन्न तत्व, दो भिन्न भिन्न तत्व, अलग अलग तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं। देखिए, भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करें। मान लो तीसरा मैंने मान लिया ऑक्सीजन को। देखो, एक सेकंड, देखो, जब कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो ये बनाएगा CO2। जब ऑक्सीजन से हाइड्रोजन संयोग करेगा तो ये बनाएगा H2O। ठीक है। और जब ये दोनों आपस में संयोग करेंगे तो ये बनाएगा CH4। नॉर्मल सा है। अब पढ़ो, एक बार क्लियरली पढ़ना कि दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं। एक को माना मैंने तीसरा तत्व और दो अलग अलग तत्वों की करवाई क्रिया। तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान, जो हमें ये दो तत्व मान रहे थे, पहले दो वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, इनके द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होते हैं या उसके समान होते हैं या व्युत्क्रम होते हैं। अगर द्रव्यमान की बात करें तो कार्बन का 12 होता है और हाइड्रोजन का 1 का 1, तो 4 का 4। यहाँ पे हम द्रव्यमान की बात करेंगे तो कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, और इधर द्रव्यमान की बात करते हैं तो 2:16। देखिए, मैं समझाना क्या चाहता हूँ, 4 से हम 12 को काटेंगे तो 3 बार जाएगा। ये रेशियो बने कार्बन और हाइड्रोजन का, कार्बन और हाइड्रोजन का 3:1। इधर यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बनाते हैं तो ये बनेगा 1:8। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8। और इधर यदि हम रेशियो बनाने जाएं तो 4×12, 4×8 = 32, 3:8। अब क्लियरली देखो, यहाँ पे हमने कार्बन कितना रेशियो लिया था, 3 रेशियो। यहाँ कार्बन का दूसरा उत्पाद बना, इसको कितना लिया हमने, 3 रेशियो। कार्बन का रेशियो दोनों यौगिकों में बराबर आ गया, ये नहीं आया, दोनों यौगिकों में बराबर है। अगर हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन का रेशियो चेक करो जरा, 1 रेशियो में है हाइड्रोजन, ये है, इसमें चेक करो 1 रेशियो है। हाइड्रोजन का रेशियो कितना आ गया, अलग यौगिक था, ये यौगिक अलग है, लेकिन दोनों जगह रेशियो कैसा है, बराबर है। ऑक्सीजन का चेक कर लो, इधर ऑक्सीजन 8 रेशियो में है और इधर ऑक्सीजन 8 रेशियो में है, तीनों ऑक्सीजन कैसा है, बराबर है। तो यही लिखा है कि पहले दोनों तत्वों को द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में होंगे। देखिए, इनका द्रव्यमान उसी अनुपात में है ना, ये रहा, देखिए इनका द्रव्यमान उसी अनुपात में है, या उसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा हो जाएगा 1/2 में। तो यहाँ पे समान अनुपात मिला, तो इस नियम को हम कहते हैं तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। याद कैसे करना है कि किसी नियम में जब कोई दो भिन्न भिन्न तत्व किसी तीसरे तत्व से संयोग करते हैं तो पहले दोनों तत्वों के द्रव्यमान या तो उसी अनुपात में संयोग करेंगे या उसके व्युत्क्रम अनुपात में संयोग करेंगे। ये कहलाता है आपका तुल्य या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये 4 नियम आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। अब हम 5वां नियम यहाँ पे बताएंगे नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा सुन लो कि जो आपका गैलोसिक का गैसीय आयतन संबंधी नियम था, उस नियम में बताया गया कि जब भी कोई दो गैसें आपस में संयोग करती हैं, जब दो गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनसे मिलके बना प्रोडक्ट यदि गैस है तो उसका रेशियो भी उसी अनुपात में संयोग करेगा जिस अनुपात में गैसें संयोग कर रही थी। उनसे मिलके रेशियो उसी अनुपात में बनेगा जिसमें गैसें बन रही थी। जब इसके जैसा वो होता है, बस वो नियम लागू होता है गैसों के लिए। आ गया जी समझ में। आगे हम अपनी बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, भैया डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इस चैप्टर का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या है। सुनिए सिद्धांत, किसी रासायनिक संयोग के नियमों को देखते हुए वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने, डेट याद रखना 1808 में, कब दिया था, 1808 में, एक सिद्धांत दिया जिसके मुख्य बिंदु निम्न प्रकार। पहले पॉइंट की बात करते हैं तो प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। कोई भी पदार्थ होगा वो छोटे 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 कणों से मिलकर बना होगा। जब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है तो उसे बोलते हैं हम परमाणु। क्या बोलते हैं जी, तो उसे हम परमाणु बोलते हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं, एक ही तत्व के सभी परमाणु सभी गुणों में समान होते हैं किंतु दूसरे तत्व के गुणों से भिन्न होते हैं। कहने का मतलब है कि जैसे मैंने लिया यहाँ पे लोहा, क्या ले लिया, ये लिया मैंने लोहा, आयरन। तो आयरन के अंदर जितने भी कण होंगे वो एक जैसे गुण के होंगे,
लेकिन दूसरा पदार्थ लकड़ी ले लें तो लकड़ी के कणों से अलग होंगे। आया समझ में। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, परमाणु अविभाज्य होता है। पहले की बात है 1808 में, लेकिन ये बात इनकी गलत हो गई थी, क्योंकि जब आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हुई तो ये बात हुई वहां पे गलत। लेकिन हमें पढ़ना है, परमाणु आपस में संयोग करके यौगिक का निर्माण करते हैं, यौगिक या अणु बनाते हैं। एक ही यौगिक के सभी परमाणु यौगिक समान होते हैं, गुणों से भिन्न होते हैं। मतलब एक ही यौगिक के सभी परमाणु आपस में समान होंगे और दूसरे से भिन्न होंगे, दूसरे परमाणु के गुणों से भिन्न होते हैं। बात करते हैं, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। आया जी समझ में। ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत बताइए। आ गया जी समझ में। बात करते हैं हम थोड़ी सी आगे, और आगे बात करते हुए हम इसकी देखेंगे थोड़ी सी कमियां, कि इस सिद्धांत की कमियां क्या क्या थी, क्यों ये सिद्धांत हमारा फेल हुआ। तो कमियों में आपको एक कमी याद रखनी है कि ये ना तो आपके अणु के बनने की विधि स्पष्ट करता है कि अणु किस प्रकार बना, ना तो ये स्पष्ट करता है, ना गैलोसेक के नियम की पुष्टि करता है, और ना ही ये पुष्टि करता है कि ये सिद्धांत एक से ज्यादा यौगिक के लिए है। तो ये तीन कमियां इसमें थी। बात करते हैं हम आगे, और आगे हम बात करेंगे मोल संकल्पना के ऊपर कि मोल संकल्पना क्या है। ये अणुओं आयनों को गिनने के लिए, देखिए कहीं भी आप देखते होंगे कि कोई पदार्थ देखिए मैंने बनाया, क्या हो गया ये, एक सेकंड भाई, हो क्या गया, वेट फॉर 1 मिनट, ज़्यादा टाइम नहीं आपका लूंगा मैं, फिर अपनी क्लास को आगे कंटिन्यू हम करते हैं। चलिए हाँ, आजा भाई। तो हम कहाँ थे, हम थे मूल संकल्पना के ऊपर। आ जाओ, देखो ये है हमारी मूल संकल्पना। आप जानते होंगे कि कोई भी परमाणु है, क्या हो गया, देखो ये मान लो मैंने कोई यहाँ पे बनाया परमाणु, ये बना दिया मैंने एक परमाणु, और इसके अंदर छोटे 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 कण भर दिए, एक के अंदर मैंने ये भरे। मान लो कोई पदार्थ है, आपके घर में गेट है, और गेट के परमाणु आयनों या अणुओं को गिनने के लिए रासायनिक, मतलब वैज्ञानिक, केमिस्ट्री के वैज्ञानिकों को हम कहते हैं जी रसायनज्ञ। तो रसायनज्ञ जिस गिनती का उपयोग करते हैं, जिस इकाई का उपयोग करते हैं, उस इकाई को बोलते हैं मूल संकल्पना। क्या कहते हैं, मूल संकल्पना। और इसका दूसरा नाम होता है आवोगाद्रो संख्या। दूसरा नाम क्या होता है, आवोगाद्रो संख्या। आवोगाद्रो संख्या क्यों होता है, क्योंकि इस संकल्पना को आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने प्राप्त किया था, इसलिए इसे हम आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। और इसका जो मान होता है वो होता है 1.062 मल्टीप्लाई 10⁻23, 1.0623 गुणा 10⁻23, ये इसका एक संख्या का मान होता है। अगर हम एक मूल की बात करते हैं तो एक मूल बराबर होता है 0.623 गुणा 10⁻23 मूल। ठीक है जी। यदि हम इसे एक मूल परमाणु बोलें, एक मूल परमाणु, क्या, एक मूल परमाणु, तो एक मूल परमाणु का जो मान होगा वो एक मूल परमाणु का मान होगा 1.0623 गुणा 10⁻23 परमाणु। यदि इसमें एक मूल अणु की बात करते हैं, किसकी, एक मूल अणु की, तो एक मूल अणु बराबर होता है 1.0623 गुणा 10⁻23 अणु। और एक मूल यदि आयन की बात करते हैं तो 1.0623 गुणा 10⁻23 आयन होता है। आए समझ में। ये संख्या जो थी, ये संख्या हमें आवोगाद्रो नामक वैज्ञानिक ने दी थी, इस कारण इसे आवोगाद्रो संख्या भी कहा जाता है और मूल संकल्पना भी कहते हैं। परिभाषा याद रख लेना कि परमाणु आयनों तथा अणुओं को गिनने के लिए रसायनज्ञ जिस इकाई का उपयोग करते हैं, जिस गिनती का उपयोग करते हैं, उसे हम मूल संकल्पना या आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। आ गया जी समझ में। अब देखो कुछ बेसिक से फॉर्मूलेस यहाँ पे लिखे हुए हैं, कुछ सूत्र। सबसे पहला मूलों की संख्या,
यदि आपको परमाणु में मोलों की संख्या मोलों की संख्या आप ज्ञात कैसे कर सकते हो? तो देखो, द्रव्यमान बटे परमाणु भार, इस सूत्र से हम मोलों की संख्या निकाल लेंगे। पहले हम केवल सूत्रों की बात करेंगे, ठीक है, उसके बाद इनके ऊपर हम क्वेश्चंस करें। यदि हमें अणुओं की संख्या निकालनी है, कोई आपके पास यौगिक है और उस यौगिक में आपको अणुओं की संख्या निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? तो देखो, अणुओं की संख्या निकालने के लिए आपको 1.0623 गुणा 10⁻23 और इस पूरी संख्या में गुणा करना होगा मूलों की संख्या का। किसका? मूलों की संख्या का। जब आप अवोगाद्रो संख्या में मूलों की संख्या का गुणा करेंगे तो उससे आपको मिलेगी परमाणु संख्या, अगर सॉरी अणुओं की संख्या। यदि आपको परमाणु संख्या निकालनी है तो परमाणु संख्या निकालने के लिए आपको गुणा करना पड़ेगा अणुओं की संख्या। देखिए इधर नीचे लिखता हूं मैं, ठीक है, अणुओं की संख्या गुणा मूलों कुल परमाणु। अणुओं की संख्या में आपको गुणा कर देना है कुल परमाणु का, तो आपको मिल जाएगी परमाणुओं की संख्या। और यदि एक पॉइंट और है, आपको गैस का आयतन निकालना है, तो गैस का आयतन निकालने के लिए आपको करना है 22.4 गुणा मूलों की संख्या। क्या करना है? गुणा मूलों की संख्या। ये आपको इसमें गुणा कर देना है, ठीक है जी। तो हम एक एक सूत्र को लेके हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो उनमें आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर हमारा आया पहला। पहला क्वेश्चन क्या है कि 12 ग्राम कार्बन के मूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। 12 ग्राम कार्बन। अब देखिए, निकालना है हमें मूलों की संख्या। तो मूलों की संख्या बराबर हमने एक सूत्र पढ़ा था, मूलों की संख्या बराबर द्रव्यमान बटे परमाणु भार। द्रव्यमान मतलब पदार्थ की मात्रा, तो हमें मात्रा या द्रव्यमान जो दिया गया है पदार्थ का, वो है हमारे पास 12 ग्राम। पदार्थ की मात्रा या द्रव्यमान 12 ग्राम। और दूसरी चीज हमें चाहिए कार्बन का परमाणु भार। क्या चाहिए? कार्बन का परमाणु भार। और कार्बन का परमाणु भार होता है जी 12। इन दोनों मानों को यदि हम सूत्र में रखते हैं तो देखिए निकल के आता है हमारे पास मोलों की संख्या। तो 12/12 बराबर 1। 12 ग्राम कार्बन के मूलों की संख्या जो होती है वो 1 होती है। 12 ग्राम कार्बन में 1 मूल है। 12 ग्राम कार्बन 1 मूल है जी। कितना है? 1 मूल। आया कुछ समझ में? केवल सूत्र में मान रख देना है और कुछ नहीं करना है, केवल मान रखना है। बात करते हैं कि अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये सामने आ गया है कि 40 ग्राम ऑक्सीजन के लिए निम्न की गणना करनी है। मात्रा या द्रव्यमान देख लेना कितना दिया गया है। देखना चारों चीजें यहीं पे निकालेंगे। द्रव्यमान मतलब हमारे पास है 40 ग्राम। निकालनी है मूलों की संख्या, आपको निकालनी है अणुओं की संख्या, आपको निकालनी है परमाणुओं की संख्या और एनटीपी पर गैस का आयतन। चारों चीजें एक एक चीज हम निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे इसमें मूलों की संख्या। क्या निकालनी है? मूलों की संख्या। फॉर्मूला आप वही लगाओगे। मूलों की संख्या बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे परमाणु भार। द्रव्यमान हमें चाहिए पड़ेगा ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन में यहाँ पे डाउट आता है कि ऑक्सीजन O2 है कि O है। देखिए, ऑक्सीजन अकेला कभी नहीं होता है, कभी ऑक्सीजन अकेला नहीं होता है। उसे हम नवजात ऑक्सीजन बोलते हैं। जब ऑक्सीजन लिखा है तो उसका मतलब होगा O2 से। क्या जी? O2 से। तो हमें O2 का द्रव्यमान चाहिए, हाँ सॉरी परमाणु भार चाहिए। और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है A, वो हो जाएगा आपका 32। कितना होगा? 32। द्रव्यमान 40 है, परमाणु भार 32 है। निकाल लीजिए 40/32। 40 में भाग दीजिए 32 का, तो आपको मिलेगी मोलों की संख्या। आगे समझ में? अगर हमें निकालनी हो अणुओं की संख्या, ठीक है जी, कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है। अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या। तो अणुओं की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना होगा कि 1.0623 गुणा 10⁻23 गुणा मूलों की संख्या। मूलों की संख्या देखो, इसका अगर हम भाग देते हैं तो ये आएगा 32 एकम 32 बटेगा 8
80, 32 दूनी 64, 64 माइनस करेंगे तो 6, 16, 160, 5 बार में ये मिलेगी हमें इसके मूलों की संख्या। अब इस मूलों की संख्या का जब हम गुणा करेंगे 1.062 गुणा 10 की घात 23 और इसमें गुणा करेंगे 1.25 का, जब ये गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा जी मूलों की सॉरी अणुओं की संख्या। क्या मिलेगा इससे? अणुओं की संख्या। हमें दो चीजें मिल गई। तीसरी चीज हमें निकालनी है परमाणुओं की संख्या। परमाणुओं की संख्या देखिए, परमाणुओं की संख्या के लिए हम सूत्र इसमें लगा रहे होंगे, अणुओं की संख्या मतलब 1.0623 गुणा 10 की घात 23 गुणा 1.25 और कुल परमाणु मतलब 2। देखिए ऑक्सीजन के हमारे पास 2 हैं तो हमने इसमें गुणा कर दिया, तो ये चीज मिली हमें यहाँ पे परमाणुओं की संख्या। गुणा आप कर लेना, गुणा मैं करवाऊंगा नहीं क्योंकि काफी लंबी क्लास पहले ही हो चुकी है, आज की क्लास में हम पूरा नहीं करने वाले हैं जी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है परमाणुओं की संख्या हमें मिल गई। अब लास्ट चीज चाहिए हमें एनटीपी पर गैस का आयतन। क्या चाहिए? एनटीपी पर गैस का आयतन। देखिए एनटीपी पर गैस के आयतन के लिए हमें क्या करना होगा जी, तो हमें गुणा करना है 22.4 का, 22.4 गुणा 1.25 मूलों की संख्या का। जब इनका हम आपस में गुणा कर रहे होंगे तो हमें मिलेगा एनटीपी पर गैस का आयतन। ऐसे हमें ये चारों चीजें निकालनी है। अपनी क्लास आज की पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है, लगभग चैप्टर अभी आपका आधा ही हुआ है, अभी काफी कुछ रह गया है। तो इन क्लासेस के बारे में हम आगे जानकारी लेंगे, कल की क्लास कर रहे होंगे। ठीक है जी, एक सेकंड रुकना थोड़ा सा आप। ठीक है, चलिए, तो हम बात करेंगे आगे की क्लासों में कल। और तब तक के लिए आपको यदि आज की क्लास थोड़ी सी पसंद आई है तो आप हमारी क्लास को लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करिए, जहां आपको दिक्कत आ रही है वो हमें बताइए, और हमारे प्यारे से चैनल कर्तव्य कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के पास भेज दीजिए जो आपकी केमिस्ट्री का रिवीजन करना चाहते हैं, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो हमारी इन क्लासेस का फायदा उठा सकता है। मिलते हैं इसी प्रकार की अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।